हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इन अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमें सेल की जरूरत पड़ती है और सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और इस सेल में हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। केमिकल एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और दूसरे सेल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें विद्युत धारा द्वारा रासायनिक क्रिया संपन्न कराई जाती है। तो इस तरह से हमें दो प्रकार के सेल पढ़ना है, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। तो आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हम डेनियल सेल के एग्जाम्पल द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट क्या है या वैज्ञानिकों के मन में किस तरह से ये विचार आया कि गैल्वेनिक सेल बनाया जाए। तो इसमें सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक कंटेनर, एक पात्र लिया, एक बीकर लिया और इस बीकर में कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन, किसका विलयन लिया? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट नीला होता है और जब इसे पानी में घोलते हैं तो ये किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का विलयन तैयार हो जाता है। इसमें एक जिंक धातु की, जिंक मेटल की एक रॉड डाल दी। किसकी रॉड डाल दी? जिंक मेटल की। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक की रॉड डाली और थोड़ी देर बाद इसका ऑब्जर्वेशन किया तो क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन हुआ और वैज्ञानिकों ने क्या अवलोकन किया। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने पर 4 ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि ये जो जिंक की रॉड है इसका द्रव्यमान कम हो गया, इसका भार कम हो गया। मतलब ये जो जिंक रॉड है ये धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन में घुलने लगी।
तो यहाँ सबसे पहला क्या था, जिंक छड़ या जिंक रॉड का, जिंक की रॉड का भार क्या हो गया, कम हो गया। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन था, ब्लू कलर का विलयन था, ये एक चीज और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के कारण होता है। कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो किसके कारण होता है, Cu2 पॉजिटिव के कारण होता है। तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिसअपेयर होने लगा, मतलब लुप्त होने लगा, खत्म होने लगा। तो कॉपर सल्फेट विलयन का CuSO4 सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है, नीला रंग क्या हुआ, डिसअपेयर हो गया, लुप्त हो गया, खत्म होने लगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन, यहां पर कॉपर सल्फेट विलयन में नीचे भूरे रंग का, ब्राउन कलर का PPT, रेडिश ब्राउन, जैसा कॉपर का कलर होता है ऐसा भूरे रंग का, ब्राउन कलर का, भूरे रंग का PPT प्राप्त हुआ। ये जो ब्राउन कलर का अवक्षेप यहाँ जम गया, मतलब कुछ पार्टिकल्स कैसे कलर के, भूरे रंग के यहाँ दिखाई देने लगे। और यहाँ पर चौथा ऑब्जर्वेशन, यहाँ एक थर्मामीटर लगा दिया था और इस थर्मामीटर से जब टेम्परेचर देखा तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, किसका, इस विलयन का। तो चौथा ऑब्जर्वेशन था कि टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट से देखे। सबसे पहला जो जिंक है, जिंक की रॉड धीरे धीरे क्या हुई, विलयन में घुलने लगी और उसका द्रव्यमान कम हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन था जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसका नीला रंग धीरे धीरे खत्म होता गया, धुंधला होता गया। तीसरा, नीचे भूरे रंग का PPT या ब्राउन PPT जम गया। और चौथा था ये जो विलयन है इसके ताप में वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कैसा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, एक ही कंटेनर में हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उससे ताप उत्पन्न हुआ। अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया को इनडायरेक्ट वे में अलग अलग कंटेनर में कराएं तो जो रासायनिक ऊर्जा है, जिस तरह से यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा में, हीट एनर्जी में चेंज हुई, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। इस तरह का कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों का रहा होगा। और इसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह से हुई, जब जिंक की रॉड धीरे धीरे घुली, उसके द्रव्यमान में कमी हुई, तो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन देकर जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाया। और यहाँ पर विलयन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या किया, कॉपर मेटल में चेंज हो गए। तो यहाँ जिंक आयन में चेंज हुई, जिससे जिंक की जो रॉड है वो घुलती गई और जो कॉपर आयन थे
उनने इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर मेटल में चेंज हुए, तो ये कॉपर के पीपीटी के रूप में कॉपर यहाँ सेटल हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या बना? गैल्वेनिक सेल बना। गैल्वेनिक सेल का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है डेनियल सेल, उसे हम कॉपर जिंक सेल भी कहते हैं। तो अब हम इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से क्या बनाएंगे? गैल्वेनिक सेल बनाएंगे। गैल्वेनिक सेल या कॉपर जिंक सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? डेनियल सेल भी कहते हैं। इसके लिए दो अलग अलग बीकर या कंटेनर लेंगे। किसी गैल्वेनिक सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट्स होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसे हम ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध सेल। दूसरा है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, अपचयन अर्ध सेल। और तीसरा होता है सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु। तो इस तरह से कितने 3 भाग होते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए: ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ ये 2 अलग अलग जो हमने कंटेनर लिए हैं, एक कंटेनर में हमने जिंक सल्फेट का विलयन, इसमें क्या लिया? ZnSO4 सॉल्यूशन, और इसमें हमने जिंक की रॉड, इसकी जिंक की रॉड डाल दी। दूसरे कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन, और इसमें हमने क्या किया? डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है आपको, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और इसमें हमने क्या डाल दी? कॉपर की रॉड। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की रॉड, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की रॉड डाल दी। और दोनों रॉड को हमने एक वायर और गैल्वेनोमीटर द्वारा जोड़ दिया। यहाँ हम एक बल्ब भी लगा सकते हैं या हम हेडफोन भी लगा सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं। अब हमने इसमें जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड डाली और इसे नाम दिया हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्यों कहा? यहाँ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाएगी? जिंक 2 पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर होगा वो क्या कहलाएगा? एनोड। ये पिछले लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजी पूरी पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी
ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, एनोड पर हो रही है और इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, और इसे हम इस सेल को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन इस वायर से कहाँ जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। अब यहाँ जिंक आयन तो इस सेल में कहाँ आ गए, विलयन में आ गए, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इस रॉड से कॉपर रॉड की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर कॉपर के रॉड के आसपास Cu2 पॉजिटिव आयन है। यहाँ कॉपर रॉड पर आप चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, ये Cu2 पॉजिटिव आयन है जो कहाँ से आए हैं, कॉपर सल्फेट विलयन से आए हैं। तो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव, इस सेल में कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पर। अब दोनों रिएक्शन को यदि हम जोड़ दें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे तो करंट फ्लो होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और यदि हमने यहाँ पर क्या लगाया है, कोई बल्ब लगाया है, तो वो बल्ब ग्लो होगा, वो बल्ब जलने लगेगा और इस तरह से रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। अब इस सेल में ये जो एनोड है ये निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है। और कैथोड क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है कि ऑक्सीडेशन जहाँ होगा उसे क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन जहाँ भी होगा वो क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। क्योंकि इसे ध्यान से इसलिए समझना है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें एनोड और कैथोड पर जो चार्ज है वो अलग होता है। यहाँ पर ये जो रॉड है, ये रॉड जब Zn2 पॉजिटिव बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर रहते हैं और आयन विलयन में आ जाते हैं। तो ये जो रॉड है मेटल के कंपैरिजन में कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। इसलिए गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव टर्मिनल ऋणात्मक सिरा कहलाता है। और यहाँ पर ये जो रॉड है इसके आसपास Cu2 पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। तो ये जो रॉड है मेटल के कंपैरिजन में जब ये मूल रॉड थी उसकी तुलना में कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। और पॉजिटिव हो गई तो कैथोड कैसा टर्मिनल बनाएगा,
पॉजिटिव टर्मिनल या धनात्मक सिरा कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी जो तीसरा पार्ट है वो नहीं बनाया है, तो उससे पहले हम ये समझें कि तीसरे पार्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। यहाँ पर जब Zn आयन 2 पॉजिटिव आयन विलयन में आएंगे तो यहाँ Zn 2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। Zn 2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। बहुत अधिक मात्रा में Zn 2 पॉजिटिव आयन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था वो किसमें आयनित हुआ था, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव। इस तरह से आयोनाइज्ड हुआ था। कॉपर आयन रॉड पर आ गए थे और विलयन में क्या थे, SO4 2 निगेटिव आयन। तो यहाँ SO4 2 निगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जब ये सेल बनाया और यहाँ यदि हमने कोई बल्ब लगाया या हमने कोई हेडफोन लगाया तो ये जो करंट फ्लो था, विद्युत धारा उत्पन्न हुई, वो 3-4 मिनट तक ही विद्युत धारा उत्पन्न हुई। बल्ब 3-4 मिनट तक ग्लो किया और उसके बाद बंद हो गया। तो इसके बंद होने का क्या कारण है और हमने साल्ट ब्रिज क्यों लगाया, वो हमें आगे अब पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखें कि करंट फ्लो होना बंद क्यों हुआ। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर है और Zn आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये Zn आयन क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को, अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, जिंक आयन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। क्या होगा, ये जिंक आयन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर SO4 2 निगेटिव चार्ज है और Cu कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर ये जो Cu पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे, ध्यान से देखना, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज, और SO4 पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर SO4 का सांद्रण ज़्यादा हो जाएगा किसकी तुलना में, Cu2 पॉजिटिव की, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव तो किस में बदलता जा रहा है, मेटल, Cu मेटल में, जो इस पर डिपॉजिट होती जाएगी। अब SO4 का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर दोनों विलयन में उपस्थित आयन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के जाने को और SO4 वाला इलेक्ट्रॉन के आने को रोक देगा। इसको ध्यान से समझें। ये Zn2 पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो Zn2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक देंगे और SO4 2 निगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को आने से रोक देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रोड से, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाना रुक जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। वो 2-3 मिनट तक करंट फ्लो होगी, उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, विद्युत धारा का बनना बंद हो जाएगा। और इसी विद्युत धारा को लगातार बनाए रखने के लिए हमें जरूरत पड़ी सॉल्ट ब्रिज की। तो सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर एक इनवर्ट
ट्यूब होती है और उसमें हम इनर्ट अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट का अगर में बना हुआ पेस्ट भर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इनर्ट जैसे KCl है, NH4Cl है, इस इलेक्ट्रोलाइट का अगर में बना हुआ पेस्ट भर देते हैं। और इस सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है, इसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।